नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आइए समय गंवाए बिना हम लोग अपने विषय वस्तु पर लौटते हैं और देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि समास, हिंदी व्याकरण में समास किसे कहते हैं, समास क्या है और समास के कितने भेद और कितने इसके उपभेद है। तो आइए हम लोग अपनी विषय वस्तु पर लौटते हैं और देखते हैं समास क्या है। समास हम सभी जानते हैं कि हिंदी में शब्दों का निर्माण उपसर्ग प्रत्यय सहित समास के द्वारा करते हैं। अब समास को समझें, इसके पहले इसी समास शब्द के अर्थ को भी जान लेना चाहिए। समास शब्द का अर्थ संक्षेपण करना या संक्षेपीकरण होता है। मतलब जब कुछ शब्दों को संक्षेपित किया जाता है तब हम कहते हैं कि समास हुआ। इसके अन्य प्रकार से भी समझा जा सकता है। जैसे समास वह शब्द है जो अर्थ की दृष्टि से दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को हम या पद को समास कहते हैं। अर्थात इसको अगर अन्य दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो भिन्न शब्दों अथवा पदों के मेल को समास कहते हैं। समास के नियमों से बने हुए शब्द को समास समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जब समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग कर दिए जाएं या किए जाएं तब उस प्रक्रिया को समास का विग्रह कहा जाता है या समस्त पद का विग्रह करना कहा जाता है। किसी भी समस्त पद के दो भाग होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। मतलब ये कि जिन दो शब्दों से वे बनते हैं उसके पहले शब्द को पूर्व पद और बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण के लिए घोड़े पर सवार का अगर समास होता है तो होता है घुड़सवार। इसमें घुड़ जो है वो पूर्व पद है और सवार उसका उत्तर पद। उसी तरह राजा का पुत्र का अगर समास हुआ तो राजपुत्र होगा, उसमें राज पूर्व पद और पुत्र उसका उत्तर पद होगा। अब सवाल है कि किन किन शब्दों मतलब किस किस प्रकार के शब्दों से समास बनते हैं या फिर समास बनाए जाते हैं या फिर बनाए जा सकते हैं। तो हम उसमें देखें तो देखने पर यह पता चलता है कि तत्सम शब्दों का तत्सम शब्दों के साथ, तद्भव का तद्भव के साथ, विदेशज और विदेशज शब्दों के मेल से या इनमें से किसी भी प्रकार के शब्दों के साथ समास बनाए जा सकते हैं। जैसे तत्सम से अगर तत्सम शब्दों के साथ समास बनता है तो उसके उदाहरण कुछ हम देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे राष्ट्रपिता, उसमें राष्ट्र भी तत्सम शब्द है और पिता भी तत्सम शब्द है। राष्ट्रपिता में देखते हैं तत्सम शब्द राष्ट्र भी है और तत्सम शब्द पिता भी है। तो ये तत्सम से तत्सम और तत्सम से बनने वाली ये समास है या समासिक पद है या समस्त पद कहेंगे। इसी तरह स्नान और गृह दो हैं, दोनों तत्सम शब्द हैं और इनसे अगर समस्त पद बनते हैं तो बनते क्या है इससे कि स्नान गृह। तो स्नान गृह के दोनों पद, पूर्व पद भी तत्सम और इसका उत्तर पद भी ये भी तत्सम है। इसी तरह तद्भव और तद्भव से बनाए जाने वाले समास में अगर देखें तो हम देखते हैं कि घुड़सवार, इसमें घुड़ भी तद्भव शब्द है और सवार भी तद्भव शब्द है। इस तरह चारपाई, चारपाई में भी तद्भव, चार भी तद्भव है और पाई भी तद्भव शब्द है। इसी तरह विदेशज और विदेशज शब्दों से बनने वाले समास में देखें तो जेब खर्च, इसमें जेब भी विदेशज शब्द है और खर्च भी विदेशज शब्द है। आरामगिरी, आराम शब्द भी विदेशज और गाह भी विदेशज शब्द है। इस तरह
बहुत से शब्दों के उदाहरण हो सकते हैं जो उसको तो उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, ऐसे बहुत से शब्द हो सकते हैं। इसी प्रकार विदेशज और तत्सम से बनने वाले शब्द में देखें तो जिला और धीस, जिला विदेशज शब्द, धीस तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव से बनने वाले शब्द देखें तो चंद्र और चंद्रमुही में चंद्र जो है वो तद्भव है, और तद्भव से चंद्र और मुही। इसमें देखें तो तत्सम और तद्भव, तत्सम और चंद्र जो है वो तत्सम शब्द है और मुह जो है वो तद्भव शब्द है। मतलब तत्सम और तद्भव दोनों से समस्त पद बने या समास बनते हैं तो वो चंद्रमुही एक उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है। इसी तरह विदेशज और तद्भव शब्द से अगर कोई शब्द बनता है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे शब्द बनते हैं जैसे पाकेट मार। पाकेट मार अगर बोलते हैं तो उसमें पाकेट जो है वो विदेशज शब्द है, ठीक है, और तद्भव क्या है, मार। तो विदेशज शब्द के साथ तद्भव शब्द के साथ मिल करके उसका समास बना, तो ये बना, क्या बना, ये क्या बना, ये बना आपको पाकेट मार, जो विदेशज और तद्भव शब्द से बना है। क्लियर? तो ये थे समास किन किन शब्दों से बनते हैं और उसके कुछ उदाहरण थे ये। अब देखते हैं कि समास के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार या फिर कितने भेद होते हैं। अलग अलग व्याकरणों में इसके भेद भी अलग अलग ढंग से बताए गए हैं। कुछ में समास के 6 भेद, जिसमें द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास तथा अव्ययी भाव समास बताए गए हैं। जबकि कुछ में द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास बताए गए हैं। क्लियर? एक में 6 और एक में 4 बताए गए हैं। अब देखते हैं कि जिसमें 4 बताए गए हैं, मतलब द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव समास बताए गए हैं, उसमें देखते हैं कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही द्विगु समास और कर्मधारय दोनों समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है, मतलब उसी के अंतर्गत आते हैं। जबकि अन्य व्याकरणों में, अन्य कुछ व्याकरणों में तो समास के 7 भेद तक बता दिए गए हैं या बताए जाते हैं, जिनमें 6 उपरोक्त जो भेद बताए गए उसके अतिरिक्त एक 7वां भेद नच तत्पुरुष समास के भी बताए जाते हैं, पर इसका प्रयोग बहुत कम होता है या फिर यूं कह ले कि नहीं के बराबर होता है। अब बात करते हैं द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद, पूर्व पद भी प्रधान और उत्तर पद भी प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो और उसके विग्रह करने पर और अथवा या फिर एवं लगता हो तो वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। फिर समझ ले कि द्वंद्व समास उस समस्त पद को कहते हैं जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर से समझे कि द्वंद्व समास उस समस्त पद, द्वंद्व समास उस समस्त पद को द्वंद्व समास कहते हैं जिसके दोनों पद, मतलब पूर्व पद भी प्रधान हो और उसके उत्तर पद भी प्रधान हो तथा उसके विग्रह करने पर उसके साथ और लगता हो, अथवा लगता हो, या लगता हो या फिर एवं लगता हो तो वह द्वंद्व समास कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो द्वंद्व समास कहलाएंगे। ठीक है? जैसे राधा कृष्ण, मतलब राधा और कृष्ण, दिन रात, दिन और रात, मतलब यहाँ राधा भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान, पूर्व पद राधा भी प्रधान और उत्तर पद कृष्ण भी प्रधान है। और अगर दोनों का विग्रह किया जाए तो राधा और कृष्ण के बीच में क्या आएगा? राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, और आ गया ना। इसी तरह दिन रात, दिन भी प्रधान है और रात भी प्रधान है, मतलब पूर्व पद भी प्रधान और उत्तर पद भी प्रधान है। अगर इसके विग्रह किया जाए तो दिन और रात, या फिर यूं कह सकते हैं कि दिन या रात, या फिर दिन एवं रात। क्लियर? इसी तरह सुख दुख, सुख भी प्रधान और दुख भी प्रधान। सुख दुख में दोनों पद प्रधान है, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। मतलब ये जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद भी प्रधान और उत्तर पद भी प्रधान हो और उसके विग्रह करने पर उन दोनों के बीच में और लगता हो,
अथवा लगता हो या फिर या लगता हो या फिर एवं लगता हो, तो हमको समझ लेना चाहिए कि वो द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। किसके? द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। क्लियर? अब है दूसरा द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, मतलब जिसका पूर्व पद संख्या से संबंधित हो, संख्यावाची हो। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, और वो संख्यावाची विशेषण हो, संख्यावाची विशेषण के तौर पर हो। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो। किसका? समूह का बोध कराता हो, तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में पहला पद क्या है? त्रि मतलब तीन, ठीक है, ये संख्यावाची विशेषण है। चतुर्भुज में पहला पद क्या है? चतुर मतलब चार, ये भी संख्यावाची विशेषण है। तिरंगा, तिरंगा में पहला पद क्या है? पूर्व पद क्या है इसमें? ती मतलब तीन, ये भी संख्यावाची विशेषण है। इसी तरह पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है। तो मान के चलो उसी पंचतंत्र की हम बात करें तो पंचतंत्र जो नाम है इसमें समास है, ये समस्त पद है। इसका पहला पद अर्थात पूर्व पद क्या है? वो संख्यावाची विशेषण है। क्या है ये? संख्यावाची विशेषण है। अतः ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर? इसी तरह अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में कहते हैं कि जिस समस्त पद का पद प्रधान हो, जिस समस्त पद का यानी जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेषण और विशेष यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद उसका विशेष्य हो। ठीक है, समझिएगा, पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद जो है वो विशेष होगा। एक पहला जो पूर्व पद जो होगा वो विशेषता बता रही होगी। किसकी? तो विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो उसके उत्तर पद में होगा, यानी उसके बाद वाले शब्दों में होगा। यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद उसका विशेष्य होगा। ठीक है, अथवा उपमान होगा, पूर्व पद उपमेय होगा, जिसकी उपमा विशेषता बताई जा रही है वो उत्तर पद होगा। अगर ऐसा अगर कोई संबंध है तो वो कर्मधारय समास होगा। ठीक से फिर समझिएगा, जिस समास का पूर्व पद प्रधान दूसरा पद प्रधान हो, पूर्व पद नहीं, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद यानी बाद वाला पद जो होगा वो प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। विशेषण और विशेष यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होगा, तो वो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के जैसा मुख। चंद्रमुख का क्या मतलब? चंद्रमा के जैसा मुख। तो यहाँ चंद्र जो है वो विशेषण है और विशेषता किसकी बताई जा रही है? विशेष्य क्या है यहाँ पर? तो मुख, मुख की विशेषता बताई जा रही है। और किसके जैसा मुख है? तो चांद के जैसा है। तो चंद्रमुख यहाँ कर्मधारय समास का उदाहरण है। इस तरह महादेव, महान है जो देवता, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष। महान देवता, महादेव देवता जो महान है जो देवता वो महादेव। इसी तरह एक अन्य उदाहरण अगर ले तो मृग नयन, मृग के जैसा नयन, मृग के जैसा नयन। यहां हम देखते हैं कि नयन तो है पर उस नयन की विशेषता क्या है? तो मृग के जैसा नयन है उसका। तो पहला पद यानी पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष है, पर प्रधानता मृग की नहीं, उसके नयन की प्रधानता है, यानी उत्तर पद प्रधान है। महादेव में महान की विशेषता नहीं, महान तो विशेषता है, वो विशेषण बताता है, पर प्रधानता किसकी है? तो देव की। किसकी प्रधानता है? देव की। चंद्रमुख में विशेषण चंद्र है पर प्रधानता किसकी है? तो मुख की प्रधानता है। तो मुख यहाँ प्रधान हो गया उत्तर पद और चंद्र जो होगा वो पूर्व पद है जो विशेषण है। तो चंद्रमुख
महादेव, मृगनयन, ये सभी क्या है? कर्मधारय समास के उदाहरण है। किसके? कर्मधारय समास के उदाहरण है। अब है बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों ही पद अप्रधान हो, जिस समास के दोनों ही पद अप्रधान हो या होते हैं और दोनों ही पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, तीसरे पद की संकेत करे, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों पद, न तो पूर्व पद प्रधान है और न इसके उत्तर पद प्रधान है, दोनों में कोई भी पद प्रधान नहीं है, दोनों पद अप्रधान है और दोनों ही पद मिलकर के एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, मतलब वो विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ऐसे जो समास होंगे वो बहुब्रीहि समास होंगे। क्या होंगे? वो बहुब्रीहि समास होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग बोले चक्रधर या पीतांबर। चक्रधर बोले तो चक्र को धारण करता है जो, चक्र को धारण करता है जो, हर चक्रधारी को चक्रधर नहीं, पर यहां पर इसके बहुब्रीहि के हिसाब से चक्रधारी कौन? तो तीसरे हो गए। वो कौन थे? तो भगवान श्री कृष्ण थे, जिनको चक्रधारी कहा गया। तो विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेता है। सामान्यतया सबके चक्र धारण करने वाले को, सभी चक्र धारण करने वाले को चक्रधारी नहीं कह सकते बहुब्रीहि समास के अनुसार। कर्मधारय में भले ही हो जाए, पर बहुब्रीहि में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कर्मधारय सामान्य अर्थ को ग्रहण करता है, अपने दोनों पद के हिसाब से सामान्य अर्थ को ग्रहण करता है, जबकि बहुब्रीहि समास विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, यानी उसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास के दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और न उसके उत्तर पद की प्रधानता होती है। दोनों पद इसके अप्रधान होते हैं और दोनों ही अप्रधान शब्द मिलकर के तीसरे किसी पद की प्रधानता की ओर इशारा करते हैं, मतलब तीसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, तो वो हो जाता है बहुब्रीहि समास। जैसे चक्रधारी, चक्रधारी का मतलब यहाँ कोई चक्र धारण करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति चक्रधारी नहीं, यहाँ चक्रधारी का मतलब बहुब्रीहि समास में चक्रधारी, चक्र धारण करता है जो, वो कौन थे जो चक्र धारण करते थे? वो भगवान श्री कृष्ण थे। इसी तरह पीतांबर अगर बोले, वस्त्र है जिनके पीले, वस्त्र है जिनके पीले, मतलब भगवान विष्णु से। यहां देखते हैं बहुब्रीहि समास में संज्ञा ही विशेषण का कार्य करता है, संज्ञा ही विशेषण का कार्य करता है। यानी जब कोई समास में, जब कोई समास ऐसा हो जिसका पूर्व पद संज्ञा हो और वो संज्ञा जो है वो विशेषण की तरह काम करने लग जाए, साथ ही उसके दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो, याद रखना है, जिस समास के न तो पूर्व पद प्रधान होंगे और न जिसके उत्तर पद प्रधान होंगे, दोनों में कोई भी पद प्रधान नहीं होंगे और दोनों ही अप्रधान पद मिल करके एक तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं, तो वो बहुब्रीहि समास होगा। और इसमें ध्यान देने की वाली बात यह है कि उसके पूर्व पद में संज्ञा अगर है तो वही संज्ञा उसके विशेषण का कार्य करने लग जाता है। तो इस प्रकार के जो समास होंगे वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे या फिर बहुब्रीहि समास कहे जाएंगे। क्लियर? यहां जो गौर करने वाली बात यह है, यह समझने की बात यह है कि यहां कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में बहुत ही बारीक अंतर है, बहुत ही बारीक अंतर है। मतलब अगर गौर ना करें तो इसमें अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कर्मधारय समास में देखते क्या है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है कर्मधारय समास में, और इसके दोनों ही पद सामान्य अर्थ को ग्रहण करते हैं। कर्मधारय में उसके दोनों ही पद सामान्य अर्थ को ग्रहण करते हैं, जबकि बहुब्रीहि समास में देखते हैं कि संज्ञा ही उसका विशेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये दोनों पद अपने दोनों पद के अतिरिक्त तीसरे किसी विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, तो कहते हैं कि वो बहुब्रीहि समास है। अब है पांचवा तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो तथा विभक्ति के चिन्हों का लोप हो जाता हो, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि राजपुत्र, सामग्री, हवन सामग्री, हवन सामग्री, अकाल प्रीत आदि। यहां ध्यान रखना होगा, एक चीज और ध्यान रखना होगा कि संस्कृत भाषा से भी कुछ ऐसे समास आए हैं हिंदी में, ये हिंदी में उनका प्रयोग होता है जिनमें विशिष्ट नियमों के कारण विभक्ति के चिन्हों का लोप हो गया है। संस्कृत के हैं और उनका प्रयोग हिंदी में भी होता है। जैसे सरसीज, सरसीज का मतलब होता है कमल। सरसीज का क्या मतलब होता है? कमल, मतलब सर में उत्पन्न होने वाला, सर में उत्पन्न होने वाला सरसीज। ठीक है, ये संस्कृत से आए हैं। यहां भी संस्कृत के विशेष नियमों के अनुसार, विशिष्ट नियमों के अनुसार इनके विभक्ति के चिन्हों का लोप हो गया है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण अगर ले तो मृत्युंजय, मृत्युंजय किसको कहा गया, किसको कहते हैं हम लोग? आपको याद होगा कि मृत्युंजय हम लोग भगवान शिव को कहते हैं। भगवान शिव का एक नाम मृत्युंजय भी है, अर्थात मृत्यु को जीतने वाला, जो मृत्यु से परे हो, मृत्यु को जो जीत लिया हो, वो मृत्युंजय। ये किसको कहा गया? भगवान शिव को कहा गया। यहां भी विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ संस्कृत के विशिष्ट नियमों के अनुसार। इसी तरह और एक देखते हैं, युधिष्ठिर, ये भी संस्कृत के ही शब्द हैं। यहां भी संस्कृत के दो शब्दों के बीच जो विभक्ति का चिन्ह होना चाहिए उसका लोप हो चुका है, जिसका मतलब होता है हिंदी में युद्ध में स्थिर। मतलब ये युद्ध में जो स्थिर है वही युधिष्ठिर है। युद्ध में जो स्थिर हो उसी को हम क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। समझ में आ रही है ये बात? एक अन्य उदाहरण ले तो हम देखते हैं, उसमें कहते हैं विशंभर। विशंभर किसको कहा गया? ईश्वर को, जिसका मतलब क्या होता है? विश्व को भरने वाला। क्या मतलब होता है? विश्व को भरने वाला। विशंभर शब्द का मतलब होता है विश्व को भरने वाला, और जिसका शब्दार्थ होता है माने समझे तो वो विशंभर ईश्वर को कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी संस्कृत के हैं जो विशिष्ट नियमों के अनुसार, संस्कृत के विशिष्ट नियमों के अनुसार इनके विभक्ति का लोप हुआ है। उनमें से कुछ के ये उदाहरण थे। समझ में आ रही बात? अब तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, या फिर कह लीजिए तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। कितने? 6। क्या चीज होते हैं इसके? तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक के चिन्हों का लोप होता है उसे उसी के नाम से पुकारा जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास के 6 भेद। अब है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे माखन चोर, गगन चुंबी आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। माखन चोर को देखें तो माखन को चुराने वाला, तो माखन और चुराने वाले के बीच में अगर इसका विग्रह करते हैं तो विभक्ति क्या आती है? को। अगर इसका समास बनाते तो वही को का लोप हो जाता है। तो माखन को चुराने वाले से क्या बन जाता है? माखन माखन चोर। इसी तरह गगन को चूमने वाला, अगर इसका समास बनाते हैं तो बन जाता है गगन चुंबी, मतलब गगन को चूमने वाला। गगन और चूमने वाले के बीच जो को है, जो विभक्ति है, वो उसको विभक्ति का लोप हो जाता है। तो गगन को चूमने वाले से क्या बन जाता है? वो गगन चुंबी बन जाता है। क्या बन जाता है? गगन चुंबी। क्लियर? अब है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। करण
तत्पुरुष समास, करण करण तत्पुरुष समास में, मैं फिर कह रहा हूं, करण तत्पुरुष समास में करण कारक की जो विभक्ति होती है, क्या होती है करण कारक की विभक्ति? याद होगा आपको, करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा, से और के द्वारा, ये दो करण कारक के दो विभक्ति होते हैं, करण कारक के ये दो विभक्ति होते हैं। तो करण तत्पुरुष समास में जब बनता है उसमें से अथवा के द्वारा इन दोनों का लोप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, हम बोलते हैं कि धन से हीन, इसका क्या होगा समास? तो धनहीन। धनहीन का क्या होगा विग्रह? धन से हीन। तो धन और हीन के बीच जो से है उसका लोप हो गया, तो क्या बन गया वो? धनहीन। इसी तरह शोकग्रस्त, इसका विग्रह करें तो क्या बनेगा? शोक से ग्रस्त, मतलब शोक से ग्रस्त जो है उसका अगर समास बना है तो क्या बनता है? शोकग्रस्त। यानी शोक और ग्रस्त के बीच जो से विभक्ति है उससे विभक्ति का लोप हो जाता है, तो हो जाता है वो क्या हो जाता है? शोकग्रस्त। क्लियर? इसके बाद देखते हैं तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है, क्या होता है? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? याद होगा, के लिए। क्या होता है? के लिए का लोप हो जाता है। किसमें? संप्रदान तत्पुरुष समास में। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बोले प्रयोगशाला, मतलब क्या? प्रयोग के लिए शाला। शाला का मतलब यहाँ घर से, कोई और चीज मत समझिएगा। शाला तालव्य स होता है, ठीक है? शाला भी, शाला क्या मतलब? घर। तो प्रयोग के लिए जो घर, मतलब प्रयोग के लिए शाला जो हुआ वो प्रयोगशाला। तो प्रयोग और शाला के बीच में विभक्ति क्या है? विभक्ति का चिन्ह क्या है? के लिए, जो संप्रदान कारक का चिन्ह है, ठीक है? इसका लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये प्रयोगशाला। इसी तरह हम लोग जहां नहाते हैं, जिस जगह नहाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्नान घर बोलते हैं। मतलब घर स्नान के लिए, यानी स्नान के लिए घर। स्नान और घर दोनों के बीच में विभक्ति का चिन्ह क्या है? तो के लिए। ये कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। तो जो संप्रदान तत्पुरुष समास बनेगा इसका, तो उसमें के लिए जो विभक्ति है स्नान और घर के बीच, उसका लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा ये स्नान घर। स्नान के लिए घर से क्या बन जाएगा? ये स्नान घर। क्लियर? अब है अपादान तत्पुरुष समास। क्या है? अपादान तत्पुरुष समास। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। हम लोग जानते हैं अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। याद होगा, अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। तो देखते हैं कि जब किसी तत्पुरुष समास में अपादान कारक के विभक्ति के चिन्ह का लोप हो जाए, किसी समास में, ऐसे समझिए, जब किसी तत्पुरुष समास में अपादान कारक के विभक्ति के या अपादान कारक के चिन्ह का लोप हो जाए तो अपादान तत्पुरुष समास वहां का होगा, यानी से का। जैसे ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, तो ऋण और मुक्त दोनों के बीच क्या आया? से। ऋण और मुक्त के बीच क्या आया? से। ऋण से मुक्त, तो ऋण और मुक्त के बीच क्या है? से। तो अगर इसका लोप हो जाए, मतलब से, ऋण और मुक्त के बीच जो से आया है उस से का अगर लोप हो जाए तो उससे क्या बनेगा? कौन सा समास बनेगा? वो अपादान तत्पुरुष समास बनेगा। और वो शब्द क्या होगा? तो ऋण मुक्त। ऋण और मुक्त के बीच से का लोप हो जाएगा तो बनेगा वो ऋण मुक्त। इसी तरह रोग से मुक्त, मतलब रोग और मुक्त के बीच कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। वो चिन्ह क्या है? से का लोप हो जाए तो रोग और मुक्त के बीच से, उसका अगर लोप हो जाए तो क्या बनेगा? वो रोग मुक्त। क्या बनेगा? ये रोग मुक्त। तो ये हो जाएंगे आपके अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब इसके बाद पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति
संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है। फिर से समझिए, संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है। जैसे गृह स्वामी, मतलब क्या, गृह का स्वामी। गृह और स्वामी के बीच क्या है, का संबंध कारक है जो उस गृह के साथ उस व्यक्ति का संबंध स्थापित करता है। पराधीन क्या होता है, पराधीन, जो पर के अधीन, यानी पर और अधीन के बीच क्या है, के, उसका लोप हो जाता है तो बनेगा पराधीन। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, यानी की का यहाँ लोप हो गया तो ये क्या हो गया, राजाज्ञा। तो ये हो गया आपको संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब इसमें इसका छठा, तत्पुरुष समास का छठा उपभेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है, में पर का लोप हो जाता है अधिकरण तत्पुरुष समास में। जैसे गृह प्रवेश, मतलब गृह में प्रवेश, गृह और प्रवेश के बीच जो में आया उसका लोप हो गया तो हो गया गृह में प्रवेश से क्या हो गया, गृह प्रवेश। इसी तरह आप पर बीती, आप पर बीती, आप और बीती के बीच क्या आया, पर आया, जो अधिकरण कारक का चिन्ह है उसका लोप हो गया। आप पर बीती से क्या हो गया, वो आप बीती, क्या हो गया, आप बीती। ये अधिकरण कारक तत्पुरुष समास है। ये थे तत्पुरुष समास के 6 भेद। अब समास का जो छठा भेद है, छठे जो भेद है वो है अव्ययी भाव समास। क्या है, अव्ययी भाव समास। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय हो, ध्यान दीजिएगा, जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो, प्रधान दोनों हो, मतलब पूर्व पद, जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय भी हो और प्रधान भी हो, मतलब पूर्व पद की प्रधानता भी होगी और पूर्व पद अव्यय भी होगा, जो विकार ग्रहण नहीं करता है, अव्यय होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि जिस समास का या फिर जिस समस्त पद का पूर्व पद, मैंने बताया था ना हर समास के 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो पहले आने वाला जो शब्द हुआ वो पूर्व पद और बाद में आया तो उत्तर पद। तो अब यहाँ देखना है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी पहले आने वाला जो पद है वो अव्यय होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी प्रधानता भी होनी चाहिए, यानी पूर्व पद प्रधान भी होगा और पूर्व पद अव्यय भी होगा, और अव्यय के कारण उसके समस्त पद क्या बन जाता हो, अव्ययी, माने पूरा अव्यय बन जाता हो। उत्तर पद अव्यय नहीं है, पूर्व पद अव्यय है और पूर्व पद प्रधान भी है, पर पूर्व पद के अव्यय होने के कारण उसका उत्तर पद भी अव्यय की तरह काम करने लग जाए। जब पूर्व पद अव्यय हो और पूर्व पद प्रधान भी हो और पूर्व पद अव्यय होने के कारण जिसके उत्तर पद भी अव्यय की तरह काम करने लग जाए, तो इस प्रकार के जो समास होंगे वो अव्ययी भाव समास होंगे। समझ में आ रही है? जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग बोले यथाशक्ति, आमरण, यथाक्रम, प्रतिदिन आदि इसके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो सकते हैं। यथाशक्ति में देखते हैं, यथा क्या है, पूर्व पद है। यथाशक्ति जो समास है उसका पूर्व पद यथा है और उत्तर पद इसका शक्ति है, पर पूर्व पद यथा जो है उसकी प्रधानता भी है और ये अव्यय का रूप भी है। तो अव्यय भी है इसका पूर्व, यथाशक्ति में पूर्व पद यथा जो है वो अव्यय भी है और यथा की प्रधानता भी है, और यथाशक्ति जो है पूरे इससे उत्तर पद को भी अव्यय की तरह ही काम करने के लिए मजबूर करता है, अतः यथाशक्ति अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। इसी तरह आमरण मतलब मरने तक, आज जो है वो अव्यय है और इसकी प्रधानता यहाँ बन जाती है, इसलिए आमरण भी अव्ययी भाव समास होगा। यथाक्रम मतलब क्रम के अनुसार, ठीक है, यथा अव्यय है और इसकी प्रधानता यहाँ बन जाती है और क्रम को भी अव्यय की तरह काम करने के लिए यथा मजबूर कर देता है, तो यथाक्रम भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसी तरह प्रतिदिन में पूर्व पद प्रति जो है वो
अव्ययी अव्यय है, और यह उसका उत्तर पद दीन जो है वो अव्यय की तरह काम करने के लिए मजबूर होता है प्रतीक के साथ, और प्रतीक की प्रधानता भी है पूर्व पद में, तो ये पूर्व पद प्रधान भी है और अव्यय भी है, तो ये प्रतिदिन भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। क्लियर? तो आज के पाठ में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।